student, in my yesterday's lecture, we discussed about Article 14, अनुच्छेद 14, समता का अधिकार, जिस पर आप लोगों ने देखा कल के स्लाइड में कि जो आर्टिकल 14 है यानी राइट टू इक्वलिटी, वो सिंपली प्रोवाइड करता है कि सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा और इसी क्रम में राज्य के द्वारा उसे वंचित नहीं किया जाएगा। और इसी क्रम में कल मैंने स्टेट और पर्सन की क्या मीनिंग है उसकी चर्चा की थी और इसके संबंध में मैंने कुछ केसेस भी आपको डिस्कस किए थे। आज हम बात करते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है। इस स्लाइड में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ इज इंग्लिश इन ओरिजिन। यह मूल रूप से ब्रिटिश इंग्लैंड से जो कॉमन लॉ है वहां से आया है और इट इज अ फैमिलियर फीचर ऑफ व्हाट डाइसी कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। डाइसी आप लोग पढ़ चुके होंगे फर्स्ट ईयर में भी कि डाइसी का जो विधि का शासन है उसका क्या अर्थ है और उसी से ये वर्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ निकल के आया है। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट नो मैन इज अबव द लॉ। रूल विधि का शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। हमारे भारतीय शास्त्र में भी कहा गया है कि जो विधि है वो राजा से भी ऊपर होता है, या यूं कह लीजिए कि विधि सम्राटों का सम्राट है। तो अगर आप कभी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर का लोगो देखे होंगे तो उसमें भी ये चीज लिखा हुआ है कि विधि सम्राटों का सम्राट है, यानी विधि सर्वोच्च होता है। सभी, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो, वो सभी विधि के अंतर्गत होते हैं। कारण क्या है कि विधि कभी भी असमानता नहीं करती। तो इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समता का अर्थ है विधि सर्वोपरि है और विधि के समक्ष सभी बराबर है, चाहे वो किसी भी स्टेटस का हो, किसी भी समाज का हो। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में कुछ इसके एक्सेप्शंस भी आते हैं, जैसे आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। ये उसके दो एक्सेप्शंस हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम इस बात को समझते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ या विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि डाइसी ऑब्जर्व दैट विथ अस every official from the prime minister down to a constable or a collector of taxes is under the same responsibility for every act done without legal justification as any other citizen। यानी डाइसी का ये मानना है, डाइसी का ये कहना है कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कलेक्टर हो या एक नॉर्मल सिटीजन हो, उसे हर व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और जो भी लीगल जस्टिफिकेशन उसको है, यानी विधि के अनुसार जो भी दायित्व उसे दिया गया है उस दायित्व को तो वो करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बियर करेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त वो सभी व्यक्ति जहां पर कानून है उसके समक्ष बराबर होंगे या कानून की नजर में बराबर होंगे। एक आइवर जेनिंग्स का एक स्टेटमेंट है कि उन्होंने इस ढंग से इसको एक्सप्लेन किया कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ मीन्स दैट एमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड शुड बी इक्वली एडमिनिस्टर्ड, दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। यानी इक्वलिटी को और अच्छे बेहतर ढंग से आइवर जेनिंग्स ने एक्सप्लेन किया। ये चीजें बाद में आएंगी भी, जो कल मैंने भी चर्चा की थी कि अनवर अली के केस में कोर्ट का जो जजमेंट है वो लगभग इसी पर आधारित है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स द एमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल, यानी समाज में हर व्यक्ति एक बराबर नहीं है। तो जो एक समान
असमान व्यक्ति है उसके साथ एक समान ट्रीटमेंट किया जाना उनके प्रति असमानता होगा। इसलिए समाज में एक समान लोगों के साथ एक समान ट्रीटमेंट होना चाहिए। यानी इक्विलिटी का कहीं ये मतलब नहीं है कि आप एक ही डंडे से सभी को हाके, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति बराबर नहीं है, सबकी इनकम बराबर नहीं है, सबकी ताकत बराबर नहीं है, सबका सोशल स्टेटस बराबर नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि इक्विलिटी का मतलब है कि एक ही प्रकार से सबको ट्रीट किया जाना, ये नहीं है, बल्कि इक्वल एमंग्स इक्वल, यानी जो एक तरह के लोग हैं उनके साथ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए, जो एक भिन्न तरह के लोग हैं उनसे एक तरह का व्यवहार होना चाहिए। एक तीसरा पैराग्राफ आप देख रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑल्सो स्ट्राइक्स एट आर्बिट्रेरी पावर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज देयरफॉर अ नेगेटिव कंसेप्ट। ये एक तरह से स्टेट के ऊपर लायबिलिटी जो आरोपित की गई है उसके बारे में है। ये सारी चीजें जो बात का डिस्कशन है उसका एक जिस्ट है कि ये कह रहा है कि जो आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी सरकार की ओर से, सरकार के पास बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, विवेकाधिकार होते हैं। तो वो विवेकाधिकार का इस्तेमाल सरकार किसके माध्यम से करती है? अधिकारियों के माध्यम से करती है। तो ये अधिकारी उस विवेकाधिकार की शक्ति की अनुपालना में कहीं वो आर्बिट्रेरी न हो जाए, मनमानापन न करने लगे, तो उसके संबंध में ये एक प्रकार का संरक्षण भी है। ठीक है ना? तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंटरप्रिटेशन है। पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन तो ये है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं, यानी विधि सबके साथ समान व्यवहार करेगी। लेकिन नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ये है कि सरकार किसी भी तरह का मनमानापन नहीं कर सकती। ये एक मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण भी है, जो कि ईपी रोयपा के केस में कोर्ट ने इसको इंटरप्रिटेट भी किया है। अब जो दूसरा चौथा फेज है, लास्ट फेज है, वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी विधि, पहला जो था इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समता, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये स्लाइड बताता है कि द फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन Section 1 of the 14th Amendment of the Constitution of USA adopted on July 28, 1868। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसके बाद उसके प्रथम संशोधन के माध्यम से ये फ्रेज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो डाइसी के प्रिंसिपल पर आधारित है, और डाइसी का प्रिंसिपल इंग्लैंड में प्रिवेल करता है, तो वो फ्रेज इंग्लैंड से लिया हुआ है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का जो फ्रेज है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इस सेकंड पैराग्राफ ये कहता है कि इट मींस दैट ऑल पर्सन्स हैव राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्म्ड एंड इन द लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय लॉ। यानी इसका अर्थ ये है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति हैं, वो इक्वल ट्रीटमेंट के हकदार हैं। लेकिन इसमें एक वर्ड लगा हुआ है जिसको सिमिलर सर्कमस्टांसेस, यानी एक समान परिस्थिति में एक समान व्यवहार के वो हकदार हैं। बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्म्ड एंड इन द लायबिलिटीज इम्पोज्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें विधि के द्वारा जो उसको शक्तियां प्रदान की गई है और जो उसको दायित्व दी गई हैं उसका निर्वहन करते हुए। यानी अगर विधि ने कोई प्रिविलेजेस दे रखा है तो उस प्रिविलेजेस के मुकाबले आप ये नहीं कह सकते कि हमें भी उनके बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में ही कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और कुछ प्रिविलेजेस भी हैं। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या संसद के सदस्य हैं, या फिर विदेशी राजनयिक हैं, उनको कई तरह के प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। और ऐसे कंडीशन में ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का अर्थ ये नहीं हो जाता कि आप ये कहें कि आप भी उनके बराबर का ही सुविधा आपको मिलनी चाहिए। तो ये एक तरह का लिमिटेशंस है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस क्या है? उसकी लिमिटेशंस है
privileges and liabilities imposed by laws। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी भी है सिवाय डांडी कार्रवाई छोड़कर, तो उसके पद पर रहते हुए नहीं किया जा सकता। ये एक तरह का प्रिविलेज है। इसी तरह से संसद अगर चल रहा है तो संसद सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक तरह का प्रिविलेज है। इसी तरह से संसद के अंदर वो जो कुछ भी बोलते हैं वो भले ही आर्टिकल 19 के उल्लंघन में हो, लेकिन उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, क्योंकि ये संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज तो है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशंस है कि वो जो लॉ के माध्यम से प्रिविलेजेस और दायित्व आरोपित किए गए हैं उसके अधीन रहते हुए होगा। तीसरा पैराग्राफ इस तरह से है कि इट रिक्वायर्स दैट इक्वल लॉज शुड बी अप्लाइड टू ऑल इन द सेम सिचुएशन एंड that there should be no discrimination between one person and another। यानी अगर एक ही परिस्थितियां हैं तो ऐसे कंडीशन में जो एक बराबर के लॉज लागू किए जाएंगे और उसमें लॉ को लागू करने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, जहां तक एक समान परिस्थिति और एक समान लोगों की बात है। तो इसके ये तो बेसिक कंसेप्ट्स है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का क्या अर्थ है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इसके जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस क्या है। एक कंक्लूजन है, thus the phrase equal protection of laws lays down the rule that like should be treated alike and not that unlike should be treated alike। It is known to be positive concept। यानी मोटे तौर पर यह अर्थ है कि जो एक तरह के लोग हैं उसके साथ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार और एक प्रकार के लोगों के साथ विभिन्न प्रकार के व्यवहार, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा इंटरनेशनल रेफरेंस भी है। आर्टिकल 7 ऑफ द यूडीएचआर, यूडीएचआर आप खूब अच्छी तरह जानते होंगे, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट या मानवाधिकार पर सार्वभौम घोषणा, जो 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। तो उस घोषणा पत्र का अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7 क्या कहता है कि बोथ ऑन द यूज बोथ द डिस्क्रिमिनेशन, यानी मानवाधिकार के अनुच्छेद 7 में ये जो दोनों फ्रेजेस दिए गए हैं, इन दोनों फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक ब्रिटेन के कॉमन लॉ से लिया गया है और एक जो है अमेरिकन संविधान से लिया गया है, यानी रूल विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इट सेज ऑल आर इक्वल, जो आर्टिकल 7 है उसकी ड्राफ्ट क्या है वो यहाँ बताया गया है कि इट सेज ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी विधि के समक्ष सभी बराबर हैं और बिना किसी भेद के विधि के की समानता का अधिकार सबको है, यानी विधियों के समक्ष समानता का अधिकार सबको है। तो कोई अगर गरीब व्यक्ति है वो न्यायालय, अमीर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, तो एक गरीब व्यक्ति को भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। तो इस तरह से ये विधि के समक्ष समता का अधिकार है। इन दोनों फ्रेज के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है इसकी चर्चा की गई है स्लाइड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू फ्रेजेस। द फ्रेजेस इक्वलिटी बिफोर लॉ इज समवॉट अ नेगेटिव कंसेप्ट, for it implies absence of any special privilege in favor of any particular individual। ये जो कोटिंग है ये ली गई है कहां से? सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर सीबीआई, AIR 2014, सुप्रीम कोर्ट 2040। ये कोट आपको मिल जाएगा। MP जैन की बुक अगर देखेंगे तो वहां भी मिल जाएगा, नरेंद्र कुमार की बुक देखेंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्लाइड्स तैयार किए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट, MP जैन की बुक, नरेंद्र कुमार की बुक, इनको कंसल्ट करते हुए तैयार की गई है। तो सुब्रमण्यम स्वामी के केस में ये इंटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया कोर्ट ने, और ये कहा कि while the expression equal protection of law is positive in operation, ensuring equality of treatment
equality in circumstances. The Supreme Court in state of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar explained that the second expression was the corollary of the first. यानी ये कहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी के केस में ये कहा गया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। और इसके बाद जो अनवर अली सरकार जो इस आर्टिकल 14 का सबसे इम्पोर्टेंट केस है जिसकी चर्चा मैं 2 बार इसका कर चुका हूँ, उसमें यह कहा गया कि ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं, यानी एक दूसरे के समानार्थी है। तो इस तरह से ये बेसिक जो आइडियाज हैं यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसकी चर्चा मैंने इस स्लाइड में की है और इसे कल के लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 15-16 मिनट का जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा सा लगता है, फिर इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बाकी जो इसका रेस्ट पार्ट बच गया है उसकी कल के लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगा और आज के लिए इतना पर्याप्त है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।